Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 9 for compiler construction. But before starting today's lecture, let's have some overview of previous lessons. Typical tasks performed by lexical analyzer. लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज़ें देखी थी कि वो किस तरह कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करता है. द ओवरऑल टास्क which are mainly performed by lexical analyzer are removal of white spaces and comments, encode constants as tokens, recognize keywords, recognize identifiers, store identifier names in a global symbol table, obviously along with their attributes. Symbol tables are data structures that are used by compilers to hold information about source program constructs. Information is put into the symbol table when the declaration of an identifier is analyzed. लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था सिंबल टेबल को कि सिंबल टेबल बेसिकली क्या करता है. सिंबल टेबल में हम किसी जो मल्टीपल आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे गिवन प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट के अंदर, उसके अंदर से उनको स्क्रूटनाइज करता है, निकालता है एंड उनको आईडी लेट्स सपोज वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और जितने भी इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनको वो उनकी वैल्यूज को वो वहां पे रख देता है इन सिंबल टेबल. एंट्रीज इन द सिंबल टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइडेंटिफायर सच एज इट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी कि ये इसकी कैरेक्टर स्ट्रिंग जो लेक्सीम जिसको कहा जाता है, इट्स टाइप, इस और इसके अलावा भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं. इट्स टाइप, इट्स पोजीशन इन स्टोरेज एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो सारे के सारे इसके इस तरह हॉरिजॉन्टली हम उसी रो में एंटर करते रहते हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इंक्रीमेंटली, मीन्स कि ये वन टाइम जॉब नहीं है कि एक ही दफा किसी एक फेज में सारी की सारी इंफॉर्मेशन उठा के उसके अंदर रख दी. ये इंक्रीमेंट और सिंबल टेबल को कंप्लीट करके हमने बंद कर दिया. इट इज एन इंक्रीमेंटेड जॉब. जो इंक्रीमेंट जैसे जैसे हम प्रोग्राम के अंदर प्रोसीड करते जाते हैं, कंपाइलेशन हमारी वो सिंबल टेबल के अंदर एंट्रीज जो है वो करता रहता है. देन वी सॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेकिंग्स. एक स्टैटिक चेकिंग थी, सेकंड इज डायनामिक चेकिंग. स्टैटिक चेकिंग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है उस चेकिंग को जो कंपाइल टाइम पे परफॉर्म होती है. मीन्स कि इसमें वो चीजें इन्वॉल्व हैं. लेट्स सपोज हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल को डिस्कस किया था कि इंटीजर x इज इक्वल टू 50.0. तो ये जो एरर है नजर आ रहा है कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल हम किसी इंटीजर को असाइन कर रहे हैं, ये एक कंपाइल टाइम पे एरर है. और स्टैटिक चेकिंग इसको ये फेज जो है वो इसको चेक करेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा और रिपोर्ट करेगा, एरर जनरेट कर देगा कि दिस इज द एरर इन आवर प्रॉब्लम. सेकेंड इज डायनामिक चेकिंग, रेफर्स टू दोज परफॉर्म एट रन टाइम. को ये रन टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी चीज असाइन हो रही है, लेट्स सपोज कि इट्स एन इंटीजर x इज इक्वल टू, अब इस कोई एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो कि इंटीजर में एक ऐसी वैल्यू स्टोर कर रहा है विच इज करेक्टर. तो ये चीज रन टाइम पे जो है वो चेक होगी, कंपाइल टाइम पे इसको हम चेक नहीं कर सकते. मीन्स अगर इनपुट ले रहे हैं यूजर से, वो करेक्टर इनपुट कर रहा है तो ये उसमें स्टोर नहीं होगी, यहाँ पे एरर जनरेट होएगा. तो स्टैटिक चेकिंग इज यूज्ड टू इंश्योर दैट राइट हैंड साइड वैल्यूज ऑफ द एनी एक्सप्रेशन डू नॉट अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. के मीन्स के इस एग्जाम्पल है कि हम ये कभी नहीं कर सकते x इज इक्वल टू 15 तो लिख सकते हैं, लेकिन 15 इज इक्वल टू x हम नहीं लिख सकते. ये एक एरर है जो कि स्टैटिक चेकिंग के फेज में हम चेक करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है. इसमें बेसिकली हम किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को असाइन, किसी कांस्टेंट को कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते. जिस तरह एक न्यूमेरिक वैल्यू है 15, इसमें हम x जो है उसको असाइन नहीं कर सकते, वो कोई चीज नहीं है. मोस्टली जो लेफ्ट हैंड साइड पे, बल्कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज होती हैं लाइक दिस, इट्स एन एड्रेस और अ पॉइंटर टू एड्रेस. मीन्स कि ये एक ऐसी चीज होती है जो खुद से कोई एड्रेस होता है जहां पे हम कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, या इट इज अ पॉइंटर टू सम एड्रेस जो किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है.
ऑब्वियसली 15 जो है या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी ऐसी चीज जो कोई एड्रेस नहीं है या किसी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रही, तो वो उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर का जो रोल है वो क्या है? सिंपल, सोर्स प्रोग्राम एज अ इनपुट, जो करैक्टर स्ट्रीम्स हैं उसको एज अ इनपुट लेना और आउटपुट टोकन जनरेट कर देना। दिस इज द रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। पार्लर को मोस्टली इसके साथ अटैच किया जाता है, जो क्या कहता है, टोकन को लेता है और उसमें सिमेंटिक एनालिसिस के फेज को आगे इनपुट दे देता है कि जो भी सिमेंटिक एनालिसिस पर परफॉर्म करनी है उसके ऊपर होता है। पार्स ट्री मोस्टली जनरेट होता है। A token is a pair consisting of token name and an optional attribute value. एट्रीब्यूट वैल्यूज भी लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी कि क्या एट्रीब्यूट वैल्यू हो सकती हैं, कि पॉइंटर है किसी चीज का, कोई इसकी आइडेंटिफायर क्या, लग्जीम क्या है, दैट इज एन एट्रीब्यूट वैल्यू। अ पैटर्न इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म दैट द लग्जीम्स ऑफ अ टोकन में टेक। पैटर्न वो चीज है कि ये किस चीज से मैच कर रहा है। लेट्स सपोज अगर हम कीवर्ड की एग्जांपल लें तो जो टोकन है, द पैटर्न इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर दैट फॉर्म द कीवर्ड। मीन्स कि वो कैरेक्टर का पैटर्न जो कोई कीवर्ड फॉर्म करता है, वो उनकी जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज नोन एज पैटर्न। पैटर्न इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म। लेट्स सपोज के अगर मैं एल्स ये कीवर्ड है तो इसके जो कैरेक्टर्स की जो ऑर्डर है ELSE, बेसिकली 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो पैटर्न है वो एक कीवर्ड फॉर्म कर रहा है। ये कीवर्ड जो है बेसिकली लग्जीम भी इसका सेम है और टोकन भी इसका सेम है, यानी कि इसके अंदर हम इनको डिफरेंट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज जिस तरह आइडेंटिफायर के केस में उसका जो टोकन है वो आईडी है। आइडेंटिफायर वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और भी कोई पाई, कोई जो भी हम ले रहे हैं रिजल्ट वो वेरिएबल हो सकता है। लेकिन कीवर्ड्स के केस में एल्स इज टोकन इटसेल्फ एंड एल्स इज लग्जीम इटसेल्फ, और एल्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अ पैटर्न। सो अ लग्जीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द सोर्स प्रोग्राम। तो लग्जीम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है सोर्स प्रोग्राम के अंदर। जिस तरह एल्स था, ये सोर्स प्रोग्राम का ही एक वर्ड है जो उसके अंदर से हमने उठाया है। इसी प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम दैट मैचेस द पैटर्न, ये किसी पैटर्न को मैच किया जो कि कीवर्ड का पैटर्न है फॉर अ टोकन एंड इज आइडेंटिफाइड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर एज एन इंस्टांस ऑफ दैट टोकन। तो ये टोकन इसका जनरेट हो गया जो कि एल्स है, और इसका लग्जीम जनरेट हो गया जो कि एल्स खुद ही है। Lexical analyzer didn't always predict errors in source code without the aid of some other components. For example, FI is encountered for the first time in a program in the context. इस सिनेरियो में a lexical analyzer cannot tell whether FI is a misspelling, means कि ये actually if लिखना था, of the keyword or an undeclared function आइडेंटिफायर। मीन्स के फंक्शंस को भी हम इसी तरह डिक्लेयर करते हैं। इसके पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, और ये फंक्शन है कि ये कोई फंक्शन है जो ऊपर डिक्लेयर नहीं हो सका, या ये कोई कीवर्ड है जो मिसस्पेल किया गया। लेक्सिकल एनालाइजर इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। सो FI इज अ वैलिड लेक्सीम फॉर द टोकन ID, यानी कि अगर इसको हम आइडेंटिफायर के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इट इज अ फंक्शन नेम, तो इट इज एन वैलिड आइडेंटिफायर, एक वैलिड टोकन लेक्सीम है। द लेक्सिकल एनालाइजर मस्ट रिटर्न द टोकन ID टू द पार्सर एंड लेट पार्सर इन दिस केस हैंडल एन एरर ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ द लेटर्स। तो यहाँ पे जो चीज हमें क्लियर हुई है, लास्ट लेक्चर में भी हमने उसको देखा था, उसको हम समराइज कर रहे हैं, वो ये है कि लेक्सिकल एनालाइजर इस केस में FI को एज ए आइडेंटिफायर डायग्नोज कर लेगा और उसको एज अ टोकन जो है वो नेक्स्ट फेज विच इज पार्सर, उसको वो पास कर लेगा। पार्सर को अब डिसाइड करना है यहाँ पे कि ये एक मिसस्पेल्ड कीवर्ड है। Now we'll move towards today's lesson,
विच इज स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स, टोकन्स की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, देन स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेजेस, ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस के क्या लैंग्वेजेस हैं, क्या स्ट्रिंग्स हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस की आर ही क्या चीज़ है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, रेगुलर डेफिनेशंस एंड एक्सटेंशंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस के, इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को मजीद एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन जो हैं वो इन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशंस की हैं, इसको हम डिफाइन किस तरह करना है, इट इज जस्ट द सेम थिंग। ये चीज़ें जो रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर डेफिनेशंस आप लोगों ने होपफुली स्टडी की होंगी इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऑटोमेटा का कोर्स होता है जो कि इसका पीरियड भी है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं, या अज्यूम किया जाता है कि आपने इसके बेसिक्स को स्टडी किया हुआ, बट समहाउ हम इसके अंदर भी उन तमाम बेसिक्स को टच करेंगे जो कि ज़रूरी हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए और रेगुलर डेफिनेशंस के लिए। In this section, first we need to know about finite and infinite sets and also use the notation of a countable set. Means a countable set वही है जो finite set है, ये दोनों सेम है बट हम नोशन इसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। बट फर्स्ट हमें जो चीज चेक करनी है वो डिफरेंस है finite sets में और infinite sets में। So a countable set is either a finite set or one whose elements can be counted. मीन्स के हम जहां पे अपनी काउंटिंग कर सकें, किसी एक सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, दैट आर नोन एज फिनिट सेट्स और काउंटेबल सेट्स। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आई फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स इज काउंटेबल, मीन्स कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लें, 9, इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो फिनिट हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। बट द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली बिगर, आई इट कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल अब मैं रियल नंबर लेता हूं 0, 1, ये सेट है कोई भी बना रहा हूं, नेक्स्ट 1.5, 2, 2.5 एंड 3। अब बजाहिर तो इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो मैं काउंट कर सकता हूं, दैट आर 6। लेकिन रियल नंबर्स का ही एक और सेट है, अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन कर दूं कि मेरे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 से लेके i इज इक्वल टू 0 to 5, ये रियल नंबर्स हैं। यहां पे मैं i डिफाइन कर देता हूं कि जो रियल नंबर का सेट है कि रियल नंबर 0 से लेके 5 तक। अब मैं इसको काउंट नहीं कर सकता कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सेट लेता हूं विच इज 0 and 5, ये सेट इसके अंदर लाई करता है, बिल्कुल करता है, 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, इट्स गुड। इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए इसी चीज को। मीन्स कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर एग्जाम्पल लूं i इज इक्वल टू 0 to 5, कि i 0 से लेके 5 तक है और ये मेरे सेट की डेफिनेशन आई, ये रियल नंबर्स का एक सेट है। अब मैं एक सबसेट लेता हूं इसका, या मैं एक सेट लेता हूं, मैं चेक करता हूं कि ये क्या इसका सेट है, दैट इज 0 and 5, बिल्कुल है, इसमें 0 बिलोंग करता है, इससे एग्जैक्ट करता है, 5 भी करता है। अब मैं नेक्स्ट एक सेट ले रहा हूं, दैट इज 0, 1, 5, ये भी उससे बिलोंग करता है। यानी कि अब देखा जाए तो इस सेट के 4-5 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग 0। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स की तो मैं ये भी ले सकता हूँ 0, 1.5 एंड 1 and 5, तो इसके अब 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 0, 1.1, 1.2 एंड सो ऑन, 1.9 एंड 1, 2, ये भी है। इस तरह मेरे पास अगर देखा जाए तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि इस रियल नंबर के जो सेट है उसके अंदर कितने जो मेंबर्स हैं, इसके सेट के कितने मेंबर्स हैं, इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर इंटीजर्स का होता तो हम उसको तब काउंट कर सकते थे, लेकिन अगर इसमें है केस कि इस केस में हम इसको काउंट नहीं कर सकते। 1.1 देन 1.1.1 देन 1.11 1.111 1.222 इस तरह ये बढ़ते ही जाएंगे।
So these are called uncountable or infinite sets. Now for strings and languages we need to see a bunch of definitions, जिसके अंदर हम कुछ चीजें क्लियर करेंगे जो आगे हमें स्ट्रिंग और लैंग्वेजेस को समझाने में मदद मिलेगी कि क्या चीज है, कंपाइलर को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस फेज को, स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेजेस को. सो अल्फाबेट, एन अल्फाबेट इज अ फिनिट सेट ऑफ सिंबल्स. फिनिट और इनफिनिट सेट अब हमें समझ लग गई है कि फिनिट सेट वो है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, इनफिनिट सेट वो है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके. सो एन अल्फाबेट इज अ फिनिट सेट ऑफ सिंबल्स. फॉर एग्जांपल ये फिनिट सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं बस, और इनकी प्रिज्यूमली 5 ये भी फिनिट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि 5 नल है. आज की टेबल जो हम यूज करते हैं मोस्टली कोडिंग टेक्निक वो भी फिनिट है. यूनिकोड इज आल्सो फिनिट, EBCDIC इज आल्सो फिनिट. ये सारे फिनिट सेट ऑफ सिंबल्स हैं. इसके अंदर जितने सिंबल्स हम यूज करते हैं वो सब फिनिट हैं, गिन सकते हैं हम, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं. लेट्स सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ 2 सिंबल्स हैं, तो ये एक फिनिट सेट है. सो अल्फाबेट इज अ फिनिट सेट ऑफ सिंबल्स. तो अल्फाबेट जो है वो फिनिट सेट आते हैं सिंबल्स में. देन अ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट इज अ फिनिट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम दैट अल्फाबेट. Strings are often called word of sentences. अब string क्या चीज है? String over an alphabet, यानी कि सेम चीज जो हमने पहले अल्फाबेट को डिफाइन किया. A string over an alphabet is a finite sequence of symbols from that alphabet. यानी कि उस अल्फाबेट से हम जो गिने जा सकते हैं उस कम्बिनेशन को, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग्स को हम ग्रामेटिकली वर्ड्स भी कहते हैं और सेंटेंसेस भी. फॉर एग्जाम्पल इसी सेट को अगर हम लें तो इसके जो फिनिट सीक्वेंसेस हैं उनमें ये चीज है, नल भी आ सकता है, 0 भी इसके अंदर है, 1 भी है, और ये कम्बिनेशन 1 1 0 0 का भी इसके अंदर है, तो ये फिनिट है. ये स्ट्रिंग, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स, जो कि इन अल्फाबेट से बेस करती हैं जो सेट के अंदर है. इसी तरह आस्की के अंदर नल भी है, सिस्टमिक वर्ड भी है, द स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लैंक, क्योंकि आस्की के अंदर ब्लैंक भी होता है आस्की की सेट के अंदर. तो ये सारी चीजें किससे बिलोंग करती हैं? स्ट्रिंग से. इन सबको स्ट्रिंग्स कहा जा सकता है. नल, 0 1, दिस कॉम्बिनेशन, सिस्टम, 3 ब्लैंक्स, और देयर आर नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स दैट वी कैन टुक. 2 चीजें हो गई इन डेफिनेशन में. फर्स्ट इज अल्फाबेट, सेकंड इज स्ट्रिंग. देन अ लैंग्वेज ओवर एन अल्फाबेट इज अ काउंटेबल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट. बेसिक यूनिट अल्फाबेट. String is an over an alphabet finite sequence. Language is a countable set of strings over an alphabet. Means कि language उससे बड़ी चीज है जिसके अंदर different strings आ जाती हैं, और जो string है वो different alphabet से जुड़ के बनते हैं, और language different strings से जुड़ के बनती है, and over any alphabet. अब एक चीज ये रखें कि स्ट्रिंग में जरूरी नहीं है कि 4 अल्फाबेट्स हो तो तब भी, या 3 हो, एक अल्फाबेट का भी स्ट्रिंग बन सकता है. मींस अल्फाबेट से स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से लैंग्वेजेस, ये चीज हमने देखी. और इसकी जो तादाद है अल्फाबेट्स की वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ये जो स्ट्रिंग है एक ही अल्फाबेट पे मुश्तमिल है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये 6 अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल है. ऑल ग्रामेटिकल इंग्लिश सेंटेंसेस विद 5, 8 और 12 वर्ड्स इज अ लैंग्वेज ओवर आस्की. एक एग्जांपल दी है कि जिस तरह हमने 3 डिफरेंट वर्ड सेंटेंसेस उठाए हैं जो कि 5, 8 और 12 वर्ड्स पे मुश्तमिल हैं, वो सब क्या है? लैंग्वेज है. नाउ विल सी concatenation. The concatenation of string S and T is the string formed by appending the string T to S. It is written as ST. Means कि 2 strings हैं. फर्स्ट को हम कह रहे हैं they are S, and सेकेंड स्ट्रिंग को हम कह रहे हैं कि it is T. तो concatenation के नतीजे में जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी या जो चीज बनेगी वो एस की स्ट्रिंग्स के खत्म होने के बाद हम टी की स्ट्रिंग्स को जोड़ देंगे. ये एस होगा बेसिकली, ये टी, और जो बनेगा हमारे पास
result that is called ST. For example, null and S is equal to S and null and is equal to S for any string S. यानी कि अगर null के साथ हम concatenate कर दें S को या S के साथ concatenate कर दें null को, तो वो equal to set S ही रहेगा, क्योंकि null जो है वो किसी से कोई चीज लेती नहीं है, ना उसमें कोई चीज डालती है concatenation के अंदर. तो for any string S. इसकी भी एग्जांपल्स हम देखेंगे कि concatenation एग्जैक्टली क्या किस तरह परफॉर्म की जाती है. Then the length of a string is the number of symbols counting duplicates also include, हम इसमें duplicates भी include करेंगे in the string. तो उसका जो टोटल नंबर है symbols का including duplicate symbols that is known as length of the string. For example, अगर हम एक symbol ले रहे हैं VCI, एक string ले रहे हैं this is string, इसकी जो लेंथ है उसके टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स हैं विच आर 5. तो इसमें से 2 रिपीट भी हो रहे हैं. तो रिपीटिंग सिंबल्स को या डुप्लीकेट सिंबल्स को भी इंक्लूड करना, जो ओवरऑल हमारे पास सिंबल्स का काउंट होगा दैट इज नोन एज इट्स लेंथ. Then a prefix of a string S is any string obtained by removing 0 or more symbols from the front end of S. यानी कि जो prefix है वो क्या चीज है. Let's suppose अगर हम एक बनाना के वर्ड को ही लें, एक string, this is a string, तो इसके prefix क्या होंगे ban. ban means कि हमने इतने पोर्शन को ले लिया और बाकी आगे से उसको ड्रॉप कर दिया, मूव कर दिया बाकी सिंबल्स को. दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग एस. बनाना खुद भी पूरे का पूरा एक प्रीफिक्स है, मींस कि ये पूरे का पूरा प्रीफिक्स भी है अपने आप का खुद. एंड नल भी प्रीफिक्स है इसका, कि नल भी हम जनरेट कर सकते हैं. लेट्स सपोज BANA is also a prefix of banana. Even BANA, N is a prefix of banana. Even BANA and A is prefix of banana. Even single B is a prefix of banana. BA is a prefix of banana. तो जो भी उसके ट्रेलिंग लेटर्स हैं उनको हम रिमूव करते जाएं तो वो उससे पिछले जितने लेटर्स होंगे वो सब प्रीफिक्स हैं. देन सफिक्स, ये इसके ऑपोजिट है प्रीफिक्स है. सफिक्स में उसके इनिशियल से जो लेटर रिमूव करते जाएं दैट इज नोन एज सफिक्स ऑफ द बनाना. मीन्स NANA ये इसका कॉम्बिनेशन है, दैट इज सफिक्स. बनाना इज इटसेल्फ ए सफिक्स. नल इज आल्सो ए सफिक्स एंड A is also a suffix of banana. NA is also a suffix of banana. ANA is also a suffix of banana. NA is also a suffix of banana. ये सारे के सारे उसके suffix हैं जिसमें उसके initial characters जो हैं, जो starting symbols हैं, उनको हम remove करते जाएं तो जो बाकी बचता जाएगा वो सारे का सारा हमारा suffix है. Now substring of S is obtained by deleting any prefix or any suffix of the from S. Third thing is substring, यानी कि इसके अगर स्टार्ट से कुछ हटा दें जो बाकी बच गया दैट इज सबस्ट्रिंग. अगर इसके एंड से कुछ हटा दें और स्टार्ट से भी हटा दें तो जो बाकी बच गया दैट इज आल्सो सबस्ट्रिंग. कुछ ना भी हटाएं दैट इज ए सबस्ट्रिंग. NaN is also a substring के ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है. Null is also a substring. तो तीन चीजें इस स्लाइड में हमने देखी एक स्ट्रिंग के ऊपर कि प्रीफिक्स जो उसका स्टार्टिंग पार्ट है, सफिक्स जो उसका एंडिंग पार्ट है उसमें भी पूरा आ जाता है, नल भी कंसिडर होते हैं दोनों के, सबस्ट्रिंग जो उसके अंदर वाला पार्ट है. नाउ the proper prefixes, suffix and substring of the string S are those prefixes, suffix and substring respectively of S that are not null or not equal to S itself. Means कि अगर इसके अंदर से हम इन एग्जांपल्स में से प्रॉपर प्रीफिक्स निकालें इन तीनों में से तो ये प्रॉपर प्रीफिक्स है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रीफिक्स, दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रीफिक्स. सिमिलरली सफिक्स के अंदर से अगर हम प्रॉपर प्रीफिक्स निकालें तो ये प्रॉपर प्रीफिक्स है, इट इज नॉट अ प्रॉपर प्रीफिक्स, इट इज नॉट अ प्रॉपर प्रीफिक्स. सिमिलरली सबस्ट्रिंग के अंदर से only NaN is a proper substring, it is not a proper substring, it is not a proper substring.
एन के अलावा और कोई प्रॉपर सब स्ट्रिंग क्या है? ए एन, इट इज अ प्रॉपर सब स्ट्रिंग आल्सो। इस तरह हम डिफरेंट सब स्ट्रिंग उसमें से निकाल सकते हैं। अ सब सीक्वेंस, नाउ विल मूव टू अ सब सीक्वेंस। A subsequence of S is any string formed by deleting 0 or more, not necessarily consecutive positions of S. For example, अगर मैंने इसमें से subsequence जनरेट करना है या निकालना है, या मैं पूछ रहा हूँ कि is it a subsequence of banana? For example, BANN, तो ये इसका subsequence है क्योंकि मैंने इसके अंदर से ये N रिमूव कर दिया। Similarly, दिस इज ए रिमूव किया इस एग्जांपल के नतीजे में, और ये इस एग्जांपल के नतीजे में हमने बैन के नतीजे में एन रिमूव कर दिया। तो ये क्या, दिस इज अ सब सीक्वेंस। मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम स्टार्ट से रिमूव करें प्रीफिक्स या एंड से रिमूव करें सफिक्स, हम कहीं से भी कोई भी जो इंटीजर है, सिंबल है इस स्ट्रिंग के अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज नोन एज सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग एस। इन ऑल एग्जांपल्स एस इज इक्वल टू बनाना। एस जो है वो बनाना है। ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस, इन लेक्सिकल एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस आर यूनियन। इनके इन लैंग्वेजेस के ऊपर अब हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो मोस्टली परफॉर्म करते हैं, दैट इज यूनियन, कनकैटिनेशन एंड क्लोजर। इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। Suppose there are two languages L1 and L2. So the union of L1 and L2 is written as L union M, यानी कि first language in our example L1 union L2 is simply the set theoretic union, i.e. it consists of all word strings in either L1 or L2. मीन्स के यूनियन के नतीजे में जो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जो लैंग्वेज के सेट्स हैं, L1 इज ए फर्स्ट लैंग्वेज, L2 इज ए सेकंड लैंग्वेज, जब हम इसका यूनियन करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स आ जाएंगे जो उन दोनों में से किसी एक के अंदर भी आ रहे हैं। सिंपली कि अगर हमारे पास जे L1 है और L2 है CD, तो L1 यूनियन L2 इज इक्वल टू, और इस समेत इसके जितने कम्बिनेशन हैं जो ए बी सी डी से बनते हैं वो सब के सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्टार्ट करना शुरू कर दूं तो ये काउंटलेस तो नहीं होंगे, लेकिन सपोज सबसे पहले नल, देन ए सिंगल ए बी सी डी, देन ए सी ए डी, देन ए बी सी बी डी, और इस तरह ये इसके जो जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सब के सब उस यूनियन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल द यूनियन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस विद 1, 3 और 5 वर्ड्स, जिसमें 1, 3 या 5 लफ्ज हैं, विद इंग्लिश सेंटेंसेस विद 2 और 4 वर्ड्स। सो इंग्लिश सेंटेंस जो इसका रिजल्ट होगा दैट इज इन इंग्लिश सेंटेंसेस विद 5 और फ्यूअर वर्ड्स, यानी कि इसमें मैक्सिमम क्या 5 वर्ड्स थे, तो जो 5 और इससे लेस जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। The second operation is concatenation operator. The concatenation of L1 and L2, obviously these are two exemplary languages, is the set of all strings ST where S is the string of L1 and T is the string of L2. For example, this is S and this is T. तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा दैट इज A1, A2, B1, B2, C1, C2। इसके अंदर
जिस तरह यूनियन के अंदर हमने देखा था कि हमने उनको इंडिविजुअली भी ऐड किया था, जिस तरह इसके अंदर हम ABC और 1 2 को इंडिविजुअली नहीं ले सकते, ये यूनियन के अंदर ले सकते थे। कंकैटिनेशन के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स या वो सेट के मेंबर्स लेंगे जो जिसमें दोनों चीजें आपस में कंकैटिनेट हो रही होंगी। As with strings, it is natural to define powers of a language. पावर क्या चीज है, जिस तरह लैंग्वेज की कितनी रेपिटेशन है, बेसिकली इट इज नोन एज रेपिटेशन। लेट्स सपोज L0 लैंग्वेज जो उसकी पावर 0 है तो वह नल होगा। कोई भी लैंग्वेज जिसकी पावर 0 होगी तो उसका रिजल्ट जो है वो नल होगा। और नल इज नॉट एन एम्प्टी सेट, नल इज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सेट, कि ये एक मेंबर है। अगर हम इस सेट की बात करें तो उसका एक मेंबर है विच इज नल, यानी कि सेट की जो लेंथ है वो 1 है लेंथ। जो एम्प्टी सेट होगा दैट इज नोन एज, उसकी लेंथ 0 होगी। तो ये केस हो गया अगर पावर 0 है। इफ पावर इज इक्वल टू Li प्लस 1, यानी कि कोई लैंग्वेज है i+1 उसकी पावर है कोई भी, यानी कि उसमें एक लाजमी है। अगर 0 भी है तो इसका रिजल्ट L0 + 1 होगा तो L हो जाएगा सिंपल। और उसको हम कंकैटिनेट कर देंगे L के साथ, वो जितनी भी पावर है। i0 भी हो सकता है, इन केस i0 तो ये रिजल्ट, इन केस i1 है तो 1 + 1 = L2, यानी कि लैंग्वेज कंकैटिनेशन इनटू लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह अगर L3 है तो L2.L तो ये L3 हो जाएगा। इस तरह डिफरेंट इसके आगे बढ़ते जाएंगे। द क्लीन क्लोजर ऑफ L डिनोटेड L स्टार इज यूनियन ऑफ L 0 1 2 एंड सो ऑन। कि अगर कोई भी लैंग्वेज का हम स्टार लेते हैं तो क्या होगा कि इसका बेसिकली इट्स नोन एज क्लीन क्लोजर। किसी भी लैंग्वेज का जब हम क्लीन क्लोजर लेते हैं तो ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इट मींस कि इस लैंग्वेज के तमाम जो चीजें हैं वो इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग नल जिसके अंदर 0 है, कि हम उसमें नल भी इंक्लूड कर रहे हैं। इन सब का यूनियन लैंग्वेज 1 2 3 एंड 4। एंड सेकेंड फेज इज द पॉजिटिव क्लोजर। इसके अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं प्लस के साथ। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि L स्टैरिक इज इक्वल टू 0 यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू सिंपल n जितनी भी उसकी वैल्यू हम दे रहे हैं। L प्लस इज इक्वल टू Li एंड I इज इक्वल टू 1 to n। यानी कि प्लस के अंदर पॉजिटिव क्लोजर के अंदर हम नल को इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल है कि इनमें डिफरेंस क्या है। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं A एंड B। इसका पहले हम करेंगे क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर होगा कि सिंगल A भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, A भी B भी, नल भी इन्वॉल्व है, देन डबल A, देन AB BA BA, देन ट्रिपल A, एंड इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, कम्बिनेशन उसके बनते रहेंगे। A B में बाकी सारे कम्बिनेशन सेम है, सिर्फ जो नल है वो इंक्लूड नहीं होता। अगर हम इसको नल को सेट के अंदर ही इंक्लूड कर दें तो ये सेम होगा जैसे फर्स्ट AB में है। लेकिन अगर प्लस के साथ इसको इंक्लूड कर दें पॉजिटिव क्लोजर के अंदर नल को, तो इसका रिजल्ट भी सेम ही होगा। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो हम एक डिफॉल्ट में नल इंक्लूड करते हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन जब हमने उसको उस सिंबल को उस सेट का पार्ट ही बना दिया तो जो पॉजिटिव का मकसद बेसिक है वो खत्म हो जाता है। और वो क्योंकि नल उस सेट का पार्ट बन गया, अब उसके रिजल्ट में जो चीजें आएंगी वो वही होंगी जो क्लीन क्लोजर के नतीजे में आएंगी। सो दीज आर बेसिक 2 ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म ऑन लैंग्वेजेस, क्लीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर।
Now we'll move towards regular expressions. A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern mainly for use in pattern matching with strings. RE in short, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को हम RE भी कहते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न, जो एक सर्च पैटर्न बना देते हैं, यानी कि हम एक ऐसी शेप बना देते हैं, पैटर्न सीक्वेंस को, कैरेक्टर्स को एक ऐसे सीक्वेंस में लिख देते हैं कि वो एक पैटर्न बन जाता है. और वो पैटर्न किस लिए यूज हो रहा है कि जितनी स्ट्रिंग्स आ रही होती हैं उनको मैच करने का काम आता है कि ये लैंग्वेज से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. The idea is that the regular expressions over an alphabet consist of the alphabet and expression using union, concatenation and steric, but it takes more words to say it right. इन चीज़ों में हम इसको कवर नहीं कर सकते इस डेफिनेशन के अंदर. We obviously need more words to explain regular expressions, but for the time being regular expression एक ऐसा combination है, एक ऐसा सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का जो एक ऐसी फॉर्म बना देता है कि एक ऐसा पैटर्न बन जाता है कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो उस पैटर्न से मैच हो जाएंगी तो वो उस लैंग्वेज का पार्ट हैं. अगर वो सीक्वेंस से मैच नहीं होंगी उस एक मशीन में जाएंगी जिसको हम फिनिट मशीन, और देयर आर अदर थिंग्स जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को किस कन्वेंशन में लेके जाते हैं तो वो उससे मैच नहीं करेगी, फिनिट ट्रेड मशीन एंड समथिंग लाइक दिस, तो वो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा. अगर इस चीज को हम सिंप्लीफाई करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसा बॉक्स है या एक ऐसा पैटर्न है या कोई भी स्ट्रिंग जो इनपुट होगी लैंग्वेज जो ग्रामर में, या कोई भी स्ट्रिंग जो हमें एज अ प्रोग्राम इनपुट मिल रही है, उस स्ट्रिंग को हम उस पैटर्न से मैच करते हैं. अगर तो उस पैटर्न से मैच कर जाए तो दैट स्ट्रिंग इज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज जिसका वो पैटर्न बना हुआ है. अगर मैच नहीं करती तो उसका पार्ट नहीं है. So each regular expression R denotes a language, यानी कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन किसी लैंग्वेज को डिनोट कर जाता है, which is also defined recursively from the languages denoted by R sub expressions. Rules that define the regular expressions over some alphabet sigma and the languages that those expressions denote are, यानी कि जो रूल्स हैं कि किस तरह हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करना है या किस तरह हमने रूल्स को उन पे इम्प्लीमेंट करना है, जो स्ट्रिंग मैच करेंगे वो किस तरह करनी है. बेसिस एक हाइपोथेसिस है कि इसमें दो चीजें हैं, एक बेसिस, एक उसकी आगे सेकेंड है इंडक्शन की, जो उसमें इंडक्शन पार्ट है एंड फर्स्ट बेसिस पार्ट. पहले पार्ट में उसको होना लाजमी है, देन हम उसको इंडक्शन की तरफ लेके जाएंगे. So in basis there are two rules that form the basis. First is null is a regular expression and language of null is null. That is the language whose sole number is the empty string. Means के अगर empty string एक regular expression है तो language of empty string क्या होगी? खुद एक empty string. और यही एक ही मेंबर है इस लैंग्वेज का, इसमें और कोई नहीं है. पहली ये चीज चेक करनी है. Second, if A is a symbol in sigma, then A is a regular expression, यानी कि अगर वो सिंबल एक ही है तो वो खुद ही रेगुलर एक्सप्रेशन है. एंड लैंग्वेज ऑफ A is equal to A, that is the language A is one string of length 1 and within its first position. यानी कि अगर हम सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो A ही उसकी लैंग्वेज है. ये बेसिक स्टेप है, यानी कि बेसिस है उस हाइपोथेसिस थ्योरम का जिसकी बेस पे हमने आर ही बनाना है. सेकंड थिंग इंडक्शन, जो उसका नेक्स्ट पार्ट है जो एक से ज्यादा को डील करता है. इनके ये दो पार्ट हो गए. जो फर्स्ट स्टेप नल को डील कर रहा है और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेप है इसका, वो एक कैरेक्टर को, यानी कि किसी लैंग्वेज का एक ही कैरेक्टर है उसको डील कर रहा है. जो नेक्स्ट इंडक्शन है वो दो से ज्यादा को डील करेगा. So induction, there are four parts to the induction whereby larger regular expressions are built from smaller ones. यानी कि जो larger हैं एक से ज्यादा. Suppose R and S are regular expressions. हम suppose करते हैं कि हमारे पास दो regular expressions हैं R and S. Denoting languages, दो different languages को denote कर रहे हैं LS and LR. So इन दोनों की जो ORing होगी is a regular expression denoting the language
लैंग्वेज आर यूनियन लैंग्वेज एस, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द लैंग्वेज एल आर एंड एल एस, यानी इन दोनों की कंकैटिनेशन। आर स्टेरिक इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग लैंग्वेज ऑफ आर स्टेरिक, यानी कि इसका जो क्लीन क्लोजर है। सिंपल आर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग लैंग्वेज ऑफ आर, यानी कि जो आर रेगुलर एक्सप्रेशन है किसको डिनोट कर रहा होगा, लैंग्वेज ऑफ आर को। जो रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लीन क्लोजर वो किसको डिनोट कर रहा होगा, लैंग्वेज के क्लीन क्लोजर को। एंड सिमिलरली जी अबव टू regular expressions often contain unnecessary pairs of parentheses, so we may drop certain pairs of parentheses if we adopt the conventions that unary operator जो static है has highest precedence and is left associative, concatenation has second highest precedence and is left associative, जो oring है has lowest precedence and is left associative, means कि ये तीनों के तीनों operations जो हैं लेफ्ट एसोसिएटिव है, इनमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो स्टेरिक की है यानी क्लीन क्लोजर की है, देन कॉन्कैटिनेशन की है एंड देन ऑरिंग की है। सो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो लैंग्वेज है या जो सेट हैं सिंबल्स के दैट आर ए एंड बी, ये किसी को डिनोट कर रहे हैं। द रेगुलर एक्सप्रेशन ए और बी डिनोट्स द लैंग्वेज ए बी, तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी, यानी कि इसमें दो सिंबल्स होंगे आइदर ए और बी, तो ये किस लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है, ए और बी का। दिस इज आर ई। सेकंड, ए और बी की कंकैटिनेशन अगर हम कर दें तो ये डिनोट क्या कह रहा है, ये बेसिकली दो डिफरेंट चीजें हो गई। अब ये कह रहा है डबल ए बी बी ए और बी बी, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर द अल्फाबेट, जितने अल्फाबेट्स हैं वो यही दो होंगे लेकिन इनकी लेंथ अब 2 हो जाएगी, क्योंकि ए सबसे पहले ए और ए, देन ए और बी, देन बी एंड ए एंड देन बी और बी, ये इनकी बेसिकली कॉन्कैटिनेशन कर दी हमने। इसका एक और रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम सेम लैंग्वेज का, दिस इज अ लैंग्वेज, एन अदर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेम लैंग्वेज इज ए। अब इसको जब हम करेंगे तो इसके जो आगे मल्टीपल बढ़ते जाएंगे, जिस तरह हमने इन दो का देखा कि ए बी में ए बी आएगा, अब इन दोनों में आगे और मजीद बढ़ते जाएंगे। लेट्स सपोज ए बी ए, इसी तरह आगे जितने कॉम्बिनेशन हम इसके चाहे आगे बना सकते हैं। इस सेट में तरतीब का होना लाजमी नहीं है, मीन्स कि तरतीब को हम इसलिए मलहूज़े खातर रखते हैं कि हमें पता लग जाए कि कौन कौन से हमने जो है वो इसके अंदर से कॉम्बिनेशंस जनरेट कर लिए हैं और कौन से नहीं किए। लेकिन अगर सीक्वेंस को फॉलो ना भी करें तो फिर भी द आंसर इज करेक्ट, मीन्स कि ये सेट जो है अगर मैं इस तरह लिखूं ए बी बी ए बी एंड बी ए, तो दीज बोथ्स आर सिमिलर सेट्स, इन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है और दोनों के सेट भी सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसकी तरतीब का डिफरेंट है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी कैलकुलेशन पे। तरतीब को ख्याल से रखा जाता है ताकि उसकी जो डेरिवेशंस हैं उस रेगुलर एक्सप्रेशंस की जितने हम लैंग्वेजेस ड्राइव कर रहे हैं वो सब हमें काउंटेबल हों के भी हमने ये काम कर लिया। तो ये एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है इसी लैंग्वेज का, जो कि लैंग्वेज इज बेसिकली दिस, कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ए बी पे डिपेंड कर रही है, ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इन दो एग्जांपल्स के अंदर जो ऊपर हमने डिस्कस की, हमने एक लैंग्वेज के कितने रेगुलर एक्सप्रेशंस डिजाइन किए हैं। फर्स्ट इज ए, ये पहला रेगुलर एक्सप्रेशन है। सेकंड जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है ए
थर्ड जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये, यानी कि फिलहाल इसे हम आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमने तीन डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिखे हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, जिसके दो ही सिंबल्स हैं ए एंड बी, यानी कि इसमें हम सिंबल तीसरा इंक्लूड नहीं कर सकते। देन कमिंग्स टू द थर्ड स्टेप, थर्ड एग्जांपल को अगर हम देखें, ए स्टैटिक क्या डिनोट कर रहा है? ए स्टैटिक डिनोट्स द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 और मोर एज, दैट इज, यानी कि उसमें हमने नल को कंसिडर करना है, फर्स्ट ए को, डबल ए को, ट्रिपल ए को, और इस तरह आगे हम इसको कंटिन्यू करते रहें। जो हमने सेट के सीक्वेंस की बात की उसको हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, मींस नल, डबल ए एंड सो ऑन। तो ये दोनों सेट्स सिमिलर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक क्लोजर को जो हमने बात की थी कि एक क्लोजर ऐसी चीज है कि उसके अंदर एक नल इंक्लूड होगा, बाकी उसके कॉम्बिनेशन के अंदर, चूंकि हमारे पास दो कैरेक्टर्स थे तो ए बी ए फिर बी बी फिर ए बी बी है, इस तरह सारे हमने आगे को कंटिन्यू करते गए। इसके अंदर हमारे पास एक ही सिंबल है ए, तो हमने जो सेट से जनरेट किया दैट इज जिसके ए देन डबल ए देन ट्रिपल ए देन 4 5 10 20 इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। देयर इज इनफिनिट नंबर ऑफ एज दैट वी कैन जनरेट, इनफिनिट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि हम जनरेट कर सकते हैं इससे। देन अगर हम जो आरी जनरेट किया था दूसरे पार्ट में ए और बी, उसका क्लीन क्लोजर लें तो डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स 0 और मोर इंस्टेंसेस ऑफ ए और बी, दैट इज ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बीज। फॉर एग्जाम्पल या ए आ सकता है इससे, या बी, या डबल ए, या ए बी, या बी ए एंड सो ऑन, ट्रिपल बी भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एंड आगे इस तरह इनफिनिट नंबर ऑफ सेट्स जो हैं इसके अंदर से हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि इनमें से या ए होगा या बी, पहला ए दूसरा बी, यानी कि रेपिटिशंस की इसमें कोई भी मुमानियत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कहते हैं कि बी ए बी चेक करें इसे जनरेट होता है कि नहीं, तो सबसे पहले मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन के पास गया, इससे बी ले लिया क्योंकि मैं ए और बी इन दोनों में से कोई एक चीज ले सकता हूं, बी। देन क्लोजर की वजह से रेपिटिशन अलाउ होती है, तो मैं दोबारा इस ब्रैकेट के अंदर आया और ए ले लिया, देन क्लोजर फिर इसके अंदर आया और फिर ए ले लिया, देन दोबारा आया और बी ले लिया, एंड दोबारा आया और नल ले लिया, यानी कि जो मेरे पास है उसको मैंने कंप्लीट करके मैच कर दिया, ये पैटर्न मैच हो गया। यानी कि अगर इनपुट पे ये स्ट्रिंग आ रही हो और ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने जनरेट किया हो तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए जिसके अंदर हम जो इनपुट स्ट्रिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, वो हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। लेट्स सपोज मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग है ए बी सी, अब मैं इसको मैच करना स्टार्ट करता हूं। ए इसके अंदर आया, इस ब्लॉक के ए मिल गया मुझे, मैंने ए ले लिया, देन क्लीन क्लोजर की दोबारा इसके अंदर आया और मैंने इन दोनों में ओरिंग है कि या मैं ए सिलेक्ट कर सकता हूं या मैं बी सिलेक्ट कर सकता हूं, तो मैंने इस दफा बी सिलेक्ट कर लिया। क्लीन क्लोजर की दोबारा अंदर आया तो अब मुझे सी चाहिए, इसमें मेरे पास सी की कोई प्रिविलेज नहीं है, मीन्स मेरे पास सी की कोई प्रिविलेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे एरर जनरेट कर दूंगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है इस आरी से, इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने एक आरी जनरेट किया था, लेट्स सपोज ये वाला। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अब हम कंसिडर करेंगे और इस रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम एक स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो सकती है या नहीं। तो इन तमाम एग्जांपल्स को अब मैं क्लियर कर रहा हूं और इस नए जो भी हमने देखा दैट इज ए बी
अब मैं एक इनपुट स्ट्रिंग लूंगा जो मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट करने की कोशिश करूंगा और चेक करने की कोशिश करूंगा कि वो स्ट्रिंग जो है इससे बिलोंग करती है या नहीं। अब मैंने ये चीज जो है जनरेट करनी है इससे, इस रेगुलर, दिस इज एन आरई, और ये मेरी डिजायर्ड जो है स्ट्रिंग है जो मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इस आरई से, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग करती है या नहीं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, सबसे पहले मैंने इसके अंदर गया तो मैंने डबल ए इसको जो है वो अडॉप्ट किया। इस चूंकि मेरे पास चॉइस है कि मैं इन 4 प्रोडक्शन में से या इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ले सकता हूं। डबल ए मैंने चूज किया, ये आ गया मेरे पास। देन मैं नेक्स्ट ए बी, उसके बाद मैं दोबारा एंटर हुआ तो मैंने ये ए बी को चूज कर लिया, ब्रैकेट से बाहर निकला। फिर मेरे पास डबल बी आया तो मैंने ये डबल बी चूज कर लिया। अब मेरे पास आ गया सिंगल बी। अब मेरे पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं सिंगल बी को इसके अंदर से ड्राइव कर सकूं, तो ये स्ट्रिंग जो है इस आरई से बिलोंग नहीं करती। मींस कि यहां पे मैं वो ए और बी वाला नहीं ले सकता, ये वाला, कि मैं इसको जनरेट कर लूं। अगर मेरे पास आरई ये होता इससे ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती थी, लेकिन इस आरई से ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम मूव करें, ये आरई है ए, यानी कि ए स्टैटिक बी का कोई कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं या सिंपल ए हम ले सकते हैं। डिनोट्स द लैंग्वेज ए बी, ए बी, ए बी, ट्रिपल ए बी, यानी कि ए की हम इसकी वजह से मल्टीपल इंस्टांसेस, लेकिन बी ले सकते हैं इंस्टांसेस, लेकिन बी हर दफा उसके साथ अटैच होगा। इसे नल भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, डबल ए, ट्रिपल ए, और इस तरह जितने मर्जी नंबर ऑफ एज ले लें, लेकिन उसके साथ बी हर सूरत अटैच होगा उसके एंड पे, क्योंकि हमारे पास इसमें और कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, अगर हमें सिर्फ सिंगल ए चाहिए तो वो हम इससे ले सकते हैं, और इसमें हमारे पास ओवरऑल जो क्लोजर है वो अवेलेबल नहीं है। इस एग्जाम्पल में तो हम ओवरऑल क्लोजर को नहीं ले सकते। So a language that can be defined by a regular expression is called a regular set, यानी कि जो लैंग्वेज भी किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन हो जाती है उसको रेगुलर सेट कहते हैं। If two regular expressions R and S denote the same regular set, we say that they are equivalent and we can write R is equal to S, यानी कि हम इसको equivalent कहते हैं, जो दिन के रेगुलर एक्सप्रेशन सेम हो उनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अलजेब्रिक लॉज देखें फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस, आर और एस इज इक्वल टू एस और आर, बिकॉज जो ओरिंग का हमारे पास ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव है, यानी कि वो दोनों साइड पे एक बिहेव करता है, वो एसोसिएटिव नहीं है। आर और एस और टी ब्रैकेट्स यहाँ पे आ गई तो आर और एस और टी ही हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि टी को इस ब्रैकेट के अंदर इन्वॉल्व कर दें, बिकॉज ओरिंग इज एसोसिएटिव इन दिस केस। आर एस टी एंड आर एस टी कॉन्कैटिनेशन इज एसोसिएटिव के कॉन्कैटिनेशन को हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉन्कैटिनेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ओरिंग, और इसी तरह ये हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था कि जो नल है वो आइडेंटिटी है फॉर कॉन्कैटिनेशन। ये मतलब इसको राइट पे भी कर सकते हैं कॉन्कैटिनेट, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, और ये फिर भी सेम आ रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को। आर स्टेरिक इज इक्वल टू आर ई स्टेरिक, ये दोनों सेम हैं, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और आर डबल स्टेरिक इज इक्वल टू आर स्टेरिक, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आर
स्टेरिक इज नॉट इक्वल टू आर प्लस। हाँ, आर स्टेरिक इज इक्वल टू आर प्लस। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। इन दिस केस ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें प्लस में नल इंक्लूड नहीं होता। Now we'll move towards regular definitions. If sigma is an alphabet of basic symbols, then a regular definition is a sequence of definitions of the form कि हम कोई भी definition 1 जो है वो regular expression 1 है, regular expression 2 है and regular expression n है, where definitions are unique and not in sigma, and R1 is a regular expression over sigma union जितने भी हमारे पास definition है, यानी कि जितने आरएज हैं उनको यूनियन कर देंगे हम जो भी हम डेफिनेशन उससे अचीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सी आइडेंटिफायर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन, लेटर अंडरस्कोर इज इक्वल टू ए और बी एंड सिमिलरली स्मॉल ए स्मॉल बी एंड अंडरस्कोर लेटर, क्योंकि हम लेटर अंडरस्कोर निकाल रहे हैं, लेटर से हम ड्राइव कर लेंगे ये सारी चीजें, और अंडरस्कोर को हम जब भी खत्म करना चाहें इसको यहां से ड्राइव कर लेंगे। सेकेंड थिंग इज डिजिट, डिजिट से हम कोई भी डिजिट ड्राइव कर सकते हैं, और आईडी से हम कोई भी लेटर अंडरस्कोर और डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन हम यहां से निकाल सकते हैं, आइडेंटिफायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि जो रेगुलर डेफिनेशन है, ये 3 लाइंस जो हैं एक ऐसी रेगुलर डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं जिसकी मदद से हम कोई भी आइडेंटिफायर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया इज इट अ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट। फॉर एग्जांपल, एक आइडेंटिफायर है 3ABC। अब मैंने इस आइडेंटिफायर को चेक करना आया इज इट अ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट, ये मेरे पास उसकी रेगुलर डेफिनेशन। स्टार्टिंग कहीं से भी करना है तो हमारे पास एक स्टार्टिंग जो है डेजिग्नेटिंग स्टार्ट सिंबल होता है, इन दिस केस इट इज आईडी। तो आईडी से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम शुरू में ही हमारे पास जो पहली ऑप्शन है दैट इज लेटर अंडरस्कोर और लेटर स्लैश अंडरस्कोर स्लैश डिजिट एंड क्लीन क्लोजर ऑफ दिस, ये हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब लेटर से मैं क्या क्या जनरेट कर सकता हूं, अंडरस्कोर जनरेट कर सकता हूं और कोई भी लेटर, लेकिन मेरे पास इनपुट पे पहले 3 है जो कि मैं इससे नहीं जनरेट करता, यानी कि मैं फर्स्ट ऑफ लेटर, यहां पे हम एक और चीज देखें कि 3 को मैंने जो कि मेरा लुका हेड सिंबल है इसको फर्स्ट ऑफ लेटर से, जो भी इसका सेट यहां पे बनते हैं फर्स्ट ऑफ लेटर से मैंने इसको कंपेयर करना है 3 को। अगर कंपेयर हो गया तो वो प्रोडक्शन यूज करेंगे, अगर कंपेयर नहीं होया तो इट मींस के गिवन स्ट्रिंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर रेगुलर डेफिनेशन के इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं, मींस के A B C एंड 3, ये एक आइडेंटिफायर। अब मैंने इस आइडेंटिफायर को चेक करना है तो अब लुक हेड सिंबल मेरे पास A है, A फर्स्ट लेटर से किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट A के साथ ही, तो मैं इस को जो फर्स्ट है इससे रिप्लेस कर दूंगा। सेकंड मेरे पास B है, इस ब्रैकेट से लेटर से मैं B ले लूंगा। अब मैं क्लीन क्लोजर की वजह से, चूंकि ये मेरे पास गिवन है, मैं दोबारा इसमें जाऊंगा और मुझे क्या चाहिए, नाउ आई नीड C, फिर मैं लेटर से जनरेट कर लूंगा। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, डिजिट, तो तीसरी दफा मैं आऊंगा डिजिट से मैं 9 जो है कर लूंगा और उसके बाद मैं नल करूंगा और ये मेरे पास जो है ब्रैकेट्स, चूंकि हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो A B C और 3 जो है वो मेरे पास एक वैलिड आइडेंटिफायर है जो इस ग्रामर से डिफाइन हो गया। So regular definitions are just a convenience, they add no power to regular expressions. ये सिर्फ उसकी एक अल्टरनेट फॉर्म है। इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट स्टेजेस पे हम जाके
पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे और उससे ड्राइव करके देखेंगे कि किस तरह हमने रेगुलर आरई से कोई स्ट्रिंग जो है उसको निकालना है, ड्राइव करना है। The C identifier example can be done simply as a regular expression by simply plugging in the earlier definitions to the later ones. Now we will see extensions of RE. There are many extensions of the basic regular expressions given above. The following three will be occasionally used in this course as they are useful for lexical analysis. First, जो उसकी definition है, one or more instances. This is a positive closure plus mentioned above. मीन के एक या एक से ज्यादा इंस्टांसेस हर सूरत इन्वॉल्व हों। 0 और 1 इंस्टांस मीनिंग कि ये उसमें से हम नल भी ड्राइव कर सकते हैं, उसमें से हम डिफरेंट चीजें भी ड्राइव कर सकते हैं, 0 और 1 इंस्टांस। देन कैरेक्टर क्लासेस, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर क्लासेस में हम जितने हमारे पास सिंबल्स हैं इन द अल्फाबेट, देन वो सारे सिंबल को हम यूनिकली जो है आर उसकी डिफाइन कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इन द स्पेशल केस वेयर ऑल द एज आर कंसेक्टिव वी कैन सिंपली नोटेशन फर्दर टू जस्ट A1 टू AN, कि जिसमें A की वैल्यू सेम है तो उसमें हम A से AN को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। मीन्स के 3 डिफरेंट एक्सटेंशन आ रहे की जिसको ऑलरेडी हम डिप्लॉय कर चुके हैं अपनी एग्जांपल्स के अंदर। बस टू बी मोर प्रिसाइज, अगर एक या एक से ज्यादा इंस्टांसेस हों तो वी विल यूज प्लस पॉजिटिव क्लोजर। अगर 0 या ज्यादा इंस्टांसेस हों तो वी विल यूज क्लीन क्लोजर। अगर कैरेक्टर क्लासेस सिमिलर हों, मीन्स के ए ऑल आर सिमिलर, तो हमें उसको एक को लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ए और देन उसके जो सबस्क्रिप्ट में उसकी जितनी रेंज है उसको मेंशन करके अपना जो आ रही है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं लिखते हुए। सो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उनको हम दीज आर रेगुलर डेफिनेशंस, तो एंड दीज आर रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो इन एक्सप्रेशंस को हम एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दैट आर नोन एज फिनिट ऑटोमेटा, जिसके अंदर हम जिससे गो थ्रू हो के हम अपनी पर्टिकुलर जो भी डिजायर्ड आउटपुट है उसको स्ट्रिंग है उसको मैच कर सकते हैं कि आया ये इस आरई से बिलोंग कर रही है कि नहीं। मीन्स के रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं फिनिट ऑटोमेटा के अंदर, जो कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। समझने के लिए आसानी से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं आरई को फिनिट ऑटोमेटा के जरिए, उसके अंदर से हम ड्राइव कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग जो हम ड्राइव करना चाह रहे हैं, या पैटर्न मैच कर सकते हैं। बेसिकली पैटर्न मैचिंग के लिए आरई यूज होते हैं फिनिट ऑटो में। अगर वो पैटर्न मैच हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मैच हो सके तो नहीं। इसमें जो 2 साइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर का मतलब है कि जिस चीज का भी हम क्लीन क्लोजर ले रहे हैं उसका हम 0 इंस्टांस भी ले सकते हैं और मल्टीपल इंस्टांसेस भी ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव क्लोजर ले रहे हैं तो उसका हम 1 और मोर, 0 और मोर, जिस तरह हमने अभी एक लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस की थी, ये इसमें हमारे पास 4 वर्ड्स में से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं, ABC3 के अंदर हमारे पास 3 लेटर्स थे और 1 डिजिट था। अब जो 3 में से एक तो हमने जो हमारे पास चूंकि आरई था उसमें से लेटर को इनिशियली कर लिया, लेकिन 2 की जो रेपिटेशन थी वो हमने क्लीन क्लोजर की मदद से की। मीन्स के पहली दफा इसमें आए तो लेटर जनरेट किया, दूसरी दफा इसमें आए तो फिर लेटर जनरेट किया, और तीसरी दफा इसमें आए तो फिर डिजिट जनरेट किया। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू सॉ रेगुलर एक्सप्रेशन पे हमने अच्छी खासी डिस्कशन की, एंड देन यू सॉ रेगुलर डेफिनेशंस, जो उसी की फॉर्म है जिस तरह हम ग्रामर लिखते थे उसकी प्रोडक्शंस होती थी, इसी तरह हमने आरई को रेगुलर डेफिनेशंस में कर दिया कन्वर्ट, विच आर सेम थिंग्स
इनका पर्पस सेम है, सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन को हम फिनिट ऑटोमेटा के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली देखेंगे कि फिनिट ऑटोमेटा क्या चीज़ें आर को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या फ़ायदा, उससे मोर ज़्यादा क्लियर हो जाती है चीज़ें कि किस तरह हमने स्ट्रिंग को ड्राइव करनी। सो थैंक यू गाइज, हैव फन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।